ये बताएंगे कि वोटिंग राइट कितना मिल रहा है, आपकी कंपनी में कितने परसेंटेज ऑफ शेयर डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले हो गए हैं, ठीक है, इन शेयर्स का प्राइस क्या था, किनको इशू किए गए, क्या इसे कंपनी में कोई कंट्रोल में चेंज आया, क्या ओनरशिप किसी और के हाथ में तो नीचे दी गई। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सपोज करो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के शेयर इशू हुए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में इसका डिटेल दे देंगे कि कितने ऐसे शेयर है जो डिफरेंशियल वोटिंग राइट के हैं। दूसरा ये बताएंगे कि इसमें वोटिंग राइट और डिविडेंड कितना दूसरों से ज्यादा कितना मिल रहा है, कितना परसेंटेज आप डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू कर रहे हो, इन शेयर्स का रेट क्या है, ठीक है, डिटेल डायरेक्टर प्रमोटर या केएमपी जिनको ये शेयर इशू किए गए हैं, क्या इससे ऑर्गेनाइजेशन के जो ओनरशिप पैटर्न है इसमें कोई बदलाव तो नहीं आया। पॉइंट समझ आया कि सिर के ऊपर से गए, कंसेप्ट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ। आगे सर। आ गया। अब आपकी थोड़ा सा मेहनत रहेगी, जो चीजें कॉमन है जो आप पढ़े हो उसके डिस्क्लोजर आप पढ़ोगे। जैसे मैं इसको ग्रीन मार्कर करना हूँ, स्वेट इक्विटी शेयर मान लो कंपनी ने इशू किया है, तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर देंगे, एक बार देख लो कंटेंट, आपको देखते ही समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ। एबीसीडी कंटेंट देखो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या डिस्क्लोज करेंगे अगर स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे, देख लो, मेरे को बताओ, नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ाऊंगा। बोलो फटाफट बोलो, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। आ गया सर। आ गया। सिमिलरली ईएसओपी इशू करोगे तो बोर्ड रिपोर्ट में क्या डिस्क्लोजर दोगे, ठीक। अगर आप बाय बैक करोगे तो क्या डिस्क्लोजर दोगे, अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा रहे हो तो क्या डिस्क्लोजर दोगे। आप पहले बताओ, इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या, आपको पढ़ने में दिक्कत जाएगी क्या। अभी तक जो मैंने पढ़ाया बस वही आपको बोल रहा हूँ, आप एक बार पढ़ना है, इसको बन जाएगा आपसे, ठीक। वैसे अगर सीएसआर करे हो तो उसका डिस्क्लोजर दो कि आप क्या सीएसआर पॉलिसी क्या है, सीएसआर के लिए कितना निकाले, कहाँ पैसा लगाए। रेनुमरेशन से रिलेटेड डिस्क्लोजर दो, सेक्शन 197 में हमने डायरेक्टर को क्या डिस्क्लोजर दिया। इतना क्लियर है कि सिर के ऊपर से गया, ये बताओ आप जो मैंने बोला, आप ये पढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे, हाँ या ना। हाँ सर। ठीक। अब मुझे आपको जो पढ़ाना है, जो आपने नहीं पढ़ा है वो ये है, इसके बारे में आपने सेटिंग अप में पढ़ा है, आपने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। यस सर। तो जिस भी फैक्ट्री में 10 से ज्यादा फीमेल वर्कर या 10 से ज्यादा वर्कर होते हैं, वहां ये लॉ अप्लाई होता है, मैंने आपको बताया है। हाँ सर। तो बेसिकली अगर आपकी कंपनी पर ये लॉ अप्लाई है तो आपको ये बताना पड़ेगा कि साल भर में कितनी सेक्सुअल हैरेसमेंट की कंप्लेंट आई है, उसमें से कितनी कंप्लेंट आपने डिस्पोज कर दी, सॉल्व कर दिया, कितनी 90 दिन से ज्यादा में भी पेंडिंग है, आपने सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर वर्कशॉप रखी कि नहीं रखी, और अगर आपने एक्शन लिया है इन मैटर्स पे तो किस प्रकार का आपने एक्शन लिया है, बताओ। कोई तकलीफ नहीं सर। ठीक, ये वाला ना एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने आपको क्या किया अलग से बता दिया। बाकी ऊपर के कॉमन है, आपको पूछना है तो आप स्वेट इक्विटी की कंडीशन लिख दो, ईएसओपी की कंडीशन लिख दो, आप डायरेक्टर का प्रोविजन लिख दो, बायबैक का प्रोविजन लिख दो। आपने सब कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ये बताओ आप, मतलब मैंने पढ़ाया है, बस बात खत्म। तो ये मेन ऐसे डिस्क्लोजर्स होते हैं। अब इसमें आते हैं अपन प्रोविजनल पार्ट पे, जैसे कि आपको ये पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे किसकी साइन होती है, सही बात है गलत बात है। सिमिलरली जब बोर्ड रिपोर्ट की बात की जाती है, मतलब डायरेक्टर्स रिपोर्ट की, तो इसमें माना जाता है जो साइन होती है वो चेयरमैन की होती है, अगर उन्होंने उनको बोर्ड ने ऑथराइज किया है तो। कोई तकलीफ नहीं सर। अगर चेयरमैन ऑथराइज नहीं है तो कम से कम 2 डायरेक्टर की साइन होगी, जिसमें से एक क्या होगा, एमडी। आप बताइए बात समझ आई कि नहीं है। हाँ सर। अच्छा, एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि बोर्ड रिपोर्ट के साथ एनेक्जर भी लगाने चाहिए, मतलब एडिशनल शीट्स भी लगानी चाहिए, और उसमें चेयरमैन से साइन करवाना चाहिए। किससे साइन कराना चाहिए, चेयरमैन। ईमानदारी से बोलो, साइनिंग का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं, बोर्ड रिपोर्ट को कौन साइन करता है, कहीं भी सीएस लिखा है क्या यहाँ पे। नहीं सर। एक बार शांत मन से पढ़ दो, कोई तकलीफ हो तो मुझे बताओ सर, ये नहीं है। बनेगा। हाँ सर। वैसे ही क्या मेंबर्स या ट्रस्टीज बोर्ड रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, तो यार जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीटिंग चालू होने के 21 दिन पहले पढ़ सकते हैं, तो वर्किंग आवर में वो बोर्ड रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन 136 साफ साफ ये बोलता है कि कॉपी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सारी रिपोर्ट जो होती है वो मेंबर्स या ट्रस्टी जो होते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं। कब पढ़ सकते हैं, मीटिंग चालू होने के 21 दिन पहले पहले तक। क्लैरिटी है इस चीज में आपको नहीं है। हाँ सर।
बात समझ आई कि नहीं आई ये बताओ हाँ। अच्छे से? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना? हम्म। ये फाइलिंग इसके आपको दिमाग नहीं लगाना है। प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड रिपोर्ट का आपको मैं एक फॉर्मेट अभी भेज दे रहा हूँ, उस फॉर्मेट को देख लेना। एग्जाम में बोर्ड रिपोर्ट का फॉर्मेट पूछता है, आप वो फॉर्मेट बना के आना, ठीक है? यस सर। कर पाओगे? हम्म। इसका मैं आपको फॉर्मेट भेज दे रहा हूँ बोर्ड रिपोर्ट का, आप ये फॉर्मेट देख लेना, यही फॉर्मेट आप लोग को बनाना है। अब आप आइए एनुअल रिटर्न पे। बहुत दिन से वर्ड सुन रहे हो ना आप कि नहीं सुन रहे हो? हाँ सर। अमन, अंकिता, गुंजा, मानसी, नंदनी, ऋषिता, मेरी बात समझ आ रही है सब? हाँ सर। एनुअल रिटर्न एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें साल भर में कंपनी में क्या हुआ उसका डिटेल दिया जाता है। नॉर्मली आपने ये पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, मतलब सुबह, कि जैसे लिस्टेड कंपनी होती है तो एजीएम खत्म होने के बाद उनकी क्या जमा करी जाती है स्टॉक एक्सचेंज में? एनुअल रिपोर्ट जमा करी जाती है। बात मैंने आपको बताई है। सिमिलरली कंपनी को अपना एनुअल डिटेल बनाना होता है और एजीएम खत्म होने के 60 डेज के अंदर, कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर। विद इन 60 डेज या आरओसी के पास जमा करना पड़ता है। किसके पास जमा करना पड़ता है? आरओसी। ठीक, इसके लिए जो फॉर्म का इस्तेमाल होता है वो MGT7 होता है। क्या होता है? MGT7। आप मुझसे पूछोगे एनुअल रिटर्न क्या है तो मैं आपको कहूंगा एक सिग्निफिकेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की कंप्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन होती है। कोई भी कंपनी हो, चाहे ओपीसी क्यों ना हो, सबको फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो होती है हर साल एजीएम के बाद जमा करनी होती है। कितना क्लियर है आपको? क्लियर है सर। एप्लीकेबिलिटी हर कंपनी को करना है, कौन सा फॉर्म में? MGT7 के अंदर एजीएम खत्म होने के 60 डेज। आप ईमानदारी से बोलो, कोई दिक्कत नहीं सर। अगर आपकी कंपनी फॉरेन कंपनी है तो वो MGT7 नहीं जमा करेगी, वो फॉर्म FC4 जमा करेगी। क्या जमा करेगी? FC4। करना वही 60 दिन के अंदर। कोई तकलीफ आपको इसमें? नहीं सर। क्या कंटेंट होगा? तो मैंने बोला इसमें सालाना पूरा डिटेल होता है कंपनी का। तो आपके रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल होगा, आपके शेयर डिवेंचर सिक्योरिटी का डिटेल होगा, इसमें लिखा होगा आप क्या कितने मेंबर कितने डिवेंचर होल्डर हैं, आप क्या कौन कौन प्रमोटर है, डायरेक्टर है, की मैनेजरियल पर्सनल है, साल भर में आपने कितनी बोर्ड और जनरल मीटिंग करी है, डायरेक्टरों को कितनी सैलरी मिलती है, साल भर में आप लोग क्या कितनी पेनल्टी लगी है, कितने कंप्लायंसेस आप लोग ने करे हैं। ठीक है, आपके फॉरेन इन्वेस्टर है तो उसका भी डिटेल देना होगा। शांत मन से कंटेंट को पढ़ लो, कोई तकलीफ हो तो बताओ। कंटेंट में एकदम जनरल सा कंपनी के बेसिक डिटेल देने से, इसमें दिक्कत हो तो बताओ। ये सब लिखा होता है एनुअल रिटर्न में, फॉर्मेट में ये सारी चीजें होती है। यस सर। ठीक, अब इस पे कौन साइन करेगा एनुअल रिटर्न पे? तो बेसिकली ये माना जाता है कि अगर आपकी कंपनी नॉर्मल कंपनी है तो उसमें साइन एक डायरेक्टर और सीएस की होती है। किसकी होती है? एक डायरेक्टर और सीएस। और अगर सीएस नहीं है कंपनी में तो सीएस इन प्रैक्टिस से करवा लो। किससे करवा लो? सीएस इन प्रैक्टिस से। ईमानदारी से बताओ, बात समझ आई कि नहीं है? हाँ सर। अगर ओपीसी या स्मॉल कंपनी है तो सीएस साइन करेगा, और सीएस नहीं है तो डायरेक्टर साइन करेगा। कोई तकलीफ? फिर से बोलूं कि समझ आ गया? क्लियर है कि आगे नहीं? सर। आ गया? कोई तकलीफ नहीं है इसमें, पक्का? हाँ। एनुअल रिटर्न में कितने डायरेक्टर की साइन जा रही है? कितने डायरेक्टर की साइन जा रही है एनुअल रिटर्न में? एक डायरेक्टर की साइन जा रही है, और साथ साथ किसकी साइन? सीएस की। तो सीएस इन प्रैक्टिस की जाएगी, भूलोगे तो नहीं? नहीं। ठीक, अब एक इसमें एडिशनल फंडा चलता है कि सपोज करो आपकी कंपनी ऐसी है जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 10 करोड़ से ज्यादा। टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है तो ये माना जाता है आप एनुअल रिटर्न कौन से फॉर्म में जमा कर रहे हो बताओ? MGT7। इसके साथ साथ आपको एक और फॉर्म भरना होगा जो कंप्लायंसेस फॉर्म होगा। क्या होगा? कंप्लायंसेस फॉर्म। तो सर्टिफाई करेगा प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी।
और ये होता है MGT8। क्या कहा जाता है? MGT8। तो अगर आपकी कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ के ऊपर है, टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर है, तो एनुअल रिटर्न के साथ साथ आपको एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट भी लगाना होता है जो फॉर्म MGT8 में होता है। कितना क्लैरिटी है? बात समझ आई कि नहीं आई? बोलो, आवाज कट रही है, फिर बोलो। क्लियर है। समझ आया? हाँ कितने दिन में जमा करना है फिर बताना पड़ेगा कि समझ गए? सर, समझ गए। रिजर्वेशन ये सब डॉक्यूमेंट्स का कितने साल का होता है पहले भी बताया? 8 years। ठीक, कोई तकलीफ नहीं है इसमें? नहीं। यहाँ पे जाके आपका एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट खत्म हो गया। किसका कंसेप्ट खत्म हो गया? एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न का कंसेप्ट खत्म हो गया। ठीक है, अब बात आती है वेबसाइट डिस्क्लोजर की। किसकी? वेबसाइट डिस्क्लोजर। मैं VIM पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये रूल फॉर लिस्टेड कंपनियां है। किसके लिए? लिस्टेड कंपनी। अगर आप लिस्टेड कंपनी चला रहे हो तो आपकी खुद की एक वेबसाइट होनी चाहिए, और वेबसाइट पे ये सारे डिटेल होने चाहिए। आप बिजनेस क्या करते हो, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब एनुअल रिपोर्ट की कॉपी, बैलेंस शीट, P&L सब कुछ होना चाहिए। आपके ऑफिशियल्स का डिटेल होना चाहिए, आपके मेन ऑफिसर्स कौन है। आपको ग्रीवेंस रिड्रेसल का जहां कंप्लेंट डाली जा सके उसका ईमेल एड्रेस देना चाहिए। आपको डिबेंचर ट्रस्टी का डिटेल देना होता है। आपके यहाँ अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर है तो आपको उनकी जानकारी पूरी देनी होती है, उनकी रिपोर्ट, उनके नोटिस, सर्कुलर एक्सेट्रा। ठीक है, और कंप्लायंस रिपोर्ट भी अपलोड करनी पड़ती है कि आपके सारे लॉस फॉलो हो रहे हैं। आप इसको शांत मन से देख लो, आपको कुछ पूछना हो तो मुझसे बताओ। अगर आप लिस्टेड कंपनी चला रहे हो, वेबसाइट मेंटेन करो और ये सारे डिटेल उसमें होने चाहिए। शांत मन से देख लो, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है सर। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा है, ये बताओ। क्लियर है? अब कुछ कुछ एक्टिविटीज होने पर भी आपको वेबसाइट पे डिटेल डालना होता है। जैसे आपको अपने एड्रेस का फुल डिटेल डालना होता है। जैसे आपका कंपनी का खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए। अब क्या होगा, ये ईमेल और वेबसाइट जो है ना, आपके कंपनी के जितने लेटर हेड होंगे या बिल बुक्स होंगे सब में लिखा होना चाहिए। बात समझ आई? हाँ सर। दूसरी बात, जैसे आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है तो क्यों किया? ताकि आप पब्लिक से काम के लिए पैसा ले सको। सही बात है? अब आप क्या करना, ये पॉइंट को IM पे लिख दे रहा हूं, ध्यान रखना। आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया था और 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करे थे रायपुर के एक प्रोजेक्ट के लिए। किसके लिए? रायपुर। और अब आप इस 100 करोड़ को डाइवर्ट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, और इस पैसे को दुर्ग में लगाना चाहते हो। क्या आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आपने पैसा रायपुर में दिया, पैसा दुर्ग में लगाना चाहते हो। अगर आपको ऐसा करना है तो पहले आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाना होगा। भाई सारे लोग मेंबर बन गए, अगर वो अग्री कर जाते तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। और आपने जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा दिया तो इसकी एक कॉपी जो है कंपनी की वेबसाइट पे डाल देना। कोई दिक्कत? वैसे ही एनुअल रिटर्न की एक कॉपी वेबसाइट पे होनी चाहिए। जितना डिविडेंड अनपेड रहा है, आपको अनपेड डिविडेंड अकाउंट का डिटेल भी किस में डालना होगा? वेबसाइट पे डालना होगा। कोई तकलीफ नहीं सर। अच्छे से बात समझ आई कि नहीं आई? वैसे ही आपके जितना आपने CSR किया उसका भी डिटेल किस में होना चाहिए? वेबसाइट पे डाला। समझाना पड़ेगा कि क्लियर हो गया? ये आ गया सर। आगे तो यहाँ पर अभी आपने क्या क्या पढ़ लिया? वेबसाइट डिस्क्लोजर समझ आ गया, एनुअल रिटर्न समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। आपको अलग अलग तरह के डिस्क्लोजर जो मैंने बताया वो समझ आया कि नहीं? बोर्ड रिपोर्ट पे किसकी साइन होगी, कितने समय तक आपको प्रिजर्व करना है, फॉर्मेट आपको समझ आया? फॉर्मेट अभी भेज दूंगा, ठीक है? आपको इतना बनेगा कि नहीं बनेगा पहले ये बताओ। कोई तकलीफ नहीं है इसमें? नहीं। अब इसके बाद बारी आती है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आपको कौन कौन सी पॉलिसी बना के रखनी चाहिए। आप बताना आपने इसका नाम सुना है कि नहीं। सबसे पहला CSR पॉलिसी, क्या आपने इसके बारे में सुना है? यस सर।
कहाँ बनानी होती है पता है कि नहीं पता है? ऐसी कंपनियां जिसके नेटवर्क कितने के ऊपर है? 500 करोड़। 1000 करोड़। पांच। नेट प्रॉफिट 500 करोड़, जहाँ 5 करोड़। करना क्या होगा, एक CSR कमेटी बनानी होगी जो रिकमेंड करेगी। क्या रिकमेंड करेगी? कितना CSR में खर्चा करना है। ईमानदारी से बताओ, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छे से क्लियर है? इसका डिटेल भी कंपनी को क्या करना होगा, अपनी वेबसाइट पे डाल देना होगा। समझाना पड़ेगा कि समझ आ गया, ये बताओ। समझ आ गया। विसल ब्लोअर जानते हो कि नहीं जानते? हाँ सर। जानते हैं हाँ सर। सर। पॉलिसी ऑन डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट, हर लिस्टेड कंपनी को एक नॉमिनेशन रेन्यूमरेशन कमेटी बनानी है जो ये डिसाइड करेगी कि कौन डायरेक्टर होगा और कितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए। समझाना पड़ेगा कि समझते हो इन तीनों पॉलिसी को? समझते हैं। देखो पढ़ने का तरीका देखो, पॉलिसी का नाम पढ़ना है, ठीक, कहाँ एप्लीकेबिलिटी पढ़नी है, कौन बनाता है पढ़ना है, और डिस्क्लोजर कहाँ देना है पढ़ना है। बात समझ आई? तो जैसे पॉलिसी का नाम क्या हो गया, CSR पॉलिसी हो गई, बनाया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाया, डायरेक्टर्स। ठीक है। सॉरी, ये एप्लीकेबिलिटी हो गई, बनाया किसने? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बनाया। और डिस्क्लोजर कहाँ करना है? वेबसाइट पे करना है और बोर्ड रिपोर्ट करना है। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं। कि नीचे भी वैसे ही है? पॉलिसी कौन सी है? विसल ब्लोअर। एप्लीकेबिलिटी किसने बनाया, डिस्क्लोजर कहाँ कहाँ करना है। कोई दिक्कत? नहीं सर। डायरेक्टर वाला बताना पड़ेगा। रेन्यूमरेशन की समझ गए हो? पॉलिसी है रेन्यूमरेशन को लेकर, कहाँ अप्लाई होती है, कौन अप्लाई कराता है, तो नॉमिनेशन रेन्यूमरेशन कमेटी, और डिस्क्लोजर वेबसाइट पे जरूरी है, बोर्ड रिपोर्ट पे भी जरूरी है। क्लैरिटी है? हाँ सर। अच्छे से क्या आधा अधूरा? अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। प्योर हो? हाँ। चलो, अब इसके अलावा कुछ एडिशनल पॉलिसीज होती है जो मैं बस टिक करा रहा हूँ, वो पढ़ना है एक बार में। पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। बोर्ड के पावर होती है कि अपने हिसाब से डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं दो कैटेगरी में। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जिसको परमानेंटली प्रिजर्व कर सकते हैं, और कुछ ऐसे जिनको 8 सालों के लिए। समझाना पड़ेगा कि समझ गए? समझते हैं। कोई तकलीफ नहीं है? नहीं सर। नहीं। उसके बाद जो पॉलिसी है वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लेकर बना सकती है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जो कंपनी के टर्नओवर के 10% से ज्यादा है। कितने से ज्यादा है? 10% से ज्यादा। शेयर होल्डर के अप्रूवल के नहीं होगा। कोई तकलीफ? बनेगा? नहीं सर। हाँ। इसके बाद आपको ना ये करना है, आर्काइवल, इसमें आराम अलग से पूछता है, इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आर्काइवल पॉलिसी लिस्टेड कंपनियां बनाती हैं। कौन बनाती है? लिस्टेड कंपनी। ठीक। आर्काइवल पॉलिसी ये बोलती है कि कंपनी जो है, लिस्टेड कंपनी, उसकी जितनी जरूरी जानकारी है वो वेबसाइट पे कम से कम 5 साल तक मेंटेन रहनी चाहिए। कितने साल तक? कितने साल तक 5 साल तक किसमें मेंटेन रहनी चाहिए? वेबसाइट कंपनी की वेबसाइट में। आर्काइवल पॉलिसी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या, क्यों? ताकि स्टॉक एक्सचेंज पर जितने लोग बिजनेस से जुड़े हैं सबको बराबर डिस्क्लोजर रहे क्या 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 होता है। तो आर्काइवल पॉलिसी बोलती है वेबसाइट पे अगर कोई जरूरी इंफॉर्मेशन है तो कम से कम 5 साल तक मेंटेन रहनी चाहिए। कितना क्लैरिटी है? क्लियर सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। अच्छा, उसके बाद आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डाइवर्सिटी को लेकर भी एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि आप ये इंश्योर करो कि आपके बोर्ड रूम में अलग अलग स्किल्स के लोग हो। एक ही नॉलेज के लोग कहीं नहीं होना चाहिए, अलग अलग। अगर कुछ एग्जीक्यूटिव है तो कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव भी होना चाहिए। कोई तकलीफ? नहीं सर। तो ये चैप्टर इतना है मेनली। समझ आया कि नहीं आया? चैप्टर समझ आया कि नहीं? हाँ या ना बताओ। हाँ सर। अच्छा, ये बोर्ड रिजोल्यूशन पढ़ो। एनुअल रिपोर्ट सारे मेंबर्स को भेजी गई है, उसका रिजोल्यूशन है, एक बार पढ़ लो। शांत मन से पढ़ो। तो मुझे बताओ समझ भी आया कि गया सिर के ऊपर से? आप सारे मेंबर हो, आप लोग को एनुअल रिपोर्ट भिजवाना है अपने को मीटिंग के 21 दिन पहले से।
यस सर। कितना? आगे सर समझ। अच्छे से। अब ये बताओ ईमानदारी से, चैप्टर सच में बहुत टफ है क्या? क्या ये चैप्टर टफ है? एक बार पढ़ के देखना, ठीक है? ये अगला पढ़ो, रिजोल्यूशन। बोर्ड रिपोर्ट को अप्रूव करना, रिजोल्यूशन पढ़ो। बताओ। यस सर। सिर्फ आइडिया दे दो, आया तो कुछ तो लिख के आ पाओगे कि नहीं लिख के आ पाओगे? हाँ सर। अब लेक्चर जब मैं बंद करूंगा तो इसको तुरंत वेबसाइट डिस्क्लोजर को पढ़ डालना। किसको पढ़ डालना? वेबसाइट डिस्क्लोजर। पॉलिसीज को, एनुअल रिटर्न को, आज ही के आज एकदम अच्छे से खत्म कर दो। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? सब भूल जाओ, खाली आज इस पूरे ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर के दोनों वीडियो देख डालो। कर दोगे? यस सर। ये आप करो, ठीक है? ऊपर से पूरा चैप्टर देख लो। शुरुआत कहाँ से करे थे हम लोग? हम लोग शुरू कर रहे थे रिपोर्ट से। बहुत अच्छे से फोकस करके पढ़ना है। एनुअल रिपोर्ट आपको समझ आई थी कि नहीं आई थी? मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस रिपोर्ट, यस सर। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, हाँ सर। बोर्ड रिपोर्ट। क्लियर था? हाँ सर। बोर्ड रिपोर्ट में आपको क्या क्या फोकस करने बोला, ध्यान है? एक डायरेक्टर स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ोगे। दूसरा, हाँ। और एक वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसका डिस्क्लोजर बहुत आसान है पढ़ना। कोई भी एक्टिविटी उसका डिटेल लिखना है। चाहे स्वेट इक्विटी, उसका डिटेल लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यस सर। एक मैंने इसमें आपको जो अपनी तरफ से बताया, सेक्सुअल हरासमेंट एकदम अच्छे से पढ़ देना। फिर बोर्ड रिपोर्ट अप्रूव कैसे होती है? क्या इंस्पेक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। प्रोसीजर का मैंने बोला आपको फॉर्मेट दे दे रहा हूँ, फॉर्मेट बस आप देख लो, वही ध्यान रखना। फिर आपको एनुअल रिटर्न पढ़ाया, आपको समझ आया कि नहीं आया? आ गया। आ गया। वेबसाइट डिस्क्लोजर क्लियर हुए कि नहीं हुए? हो गया। पॉलिसीज, पॉलिसीज हाँ या ना? हाँ सर। इसको पढ़ो, आज इसको पढ़ो, ठीक है? इसकी मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ डिस्कनेक्ट करके। अब क्या बच रहा है कंपनी लॉ में अपना? ग्लोबल ट्रेंड ना? हाँ। तो आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं। पहले सारा कंप्लीट कर दो आप जितना है। शांत मन से खुद पढ़ डालो। थोड़ा कॉन्फिडेंस आए तो बताना, ठीक है? यस सर।